जय हिंद। बांग्लादेश में छात्र आंदोलनकारी उस्मान हादी की हत्या के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, मीडिया हाउसेस को जलाया जा रहा है। बांग्लादेशी छात्र आंदोलनकारियों का ये आरोप है कि उस्मान हादी की हत्या के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रा का हाथ है और रा ये नहीं चाहती है कि बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी सरकार बने। उस्मान हादी के हत्यारों को पकड़ने में तो उनकी अंतरिम सरकार क्या है, फेल हो रही है, नाकाम रही है। तो उनकी ऐसी आशंका भी है कि हत्यारे भारतीय सीमा में पहुंच गए हैं और ये इसके पीछे रा का हाथ है। अभी हाल में ही पूर्व प्रधानमंत्री और शेख हसीना की जो कट्टर विरोधी खालिदा जिया हैं, जिनकी बीएनपी पार्टी है, खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक रहमान लंदन से वापस आ गए हैं बांग्लादेश और उनके आने से वहां पर एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। राजनीतिक भूचाल क्यों आ गया है? इनको क्राउन प्रिंस के तौर पर देखा जा रहा है। ये वही तारिक रहमान हैं जिन पर यह भी आरोप है कि ये अपनी विरोधी पार्टी अवामी लीग पर 2004 में ग्रेनेड से हमला किए थे। शेख हसीना वो बाल बची थी। फिर भ्रष्टाचार के आरोप में ये 18 महीने जेल काटने के बाद इलाज के बहाने 2008 में लंदन भाग गए और तब से अभी तक वहीं थे। अब जब शेख हसीना की सरकार नहीं है वहाँ पर और वहाँ की अंतरिम सरकार ने इन पर लगे आरोपों को हटा दिया है या कम कर दिया है, तो ऐसे में ये वापस फिर बांग्लादेश आ रहे हैं और इसी मौके की तलाश में बैठी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी इधर सक्रिय हो गई है। वह कुछ कट्टर इस्लामिक संगठनों की मदद से बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा फैला रही है, भारत के खिलाफ माहौल बना रहे। बांग्लादेश के क्राउन प्रिंस कहे जाने वाले तारिक रहमान अपने दिए गए बयानों में कहा है, उन्होंने 1971 और 2024 में शहीद हुए लोगों के खून का बदला चुकाने के लिए हमें उस बांग्लादेश का निर्माण करना होगा जिसका सपना उन्होंने देखा था। इसका मतलब ये है कि वो उन आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं जो 2024 में अवामी लीग की सरकार के खिलाफ आंदोलन किए और तख्ता पलट हो गया। क्या तारिक रहमान सरकार बना पाएंगे या फिर भारत की मदद से शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी होगी? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। जब 1971 में बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में भारत की मदद से अलग हुआ, अलग राष्ट्र बना, तो मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और केवल राष्ट्रपति ही नहीं बने, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की भी उपाधि उनको दी गई। लेकिन 3 साल के बाद ही 15 अगस्त 1975 के दिन जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उसी दिन सुबह को यह खबर आती है कि बांग्लादेश की सेना के कुछ अधिकारियों ने मुजीबुर रहमान की टैंक से हत्या कर दी और उनके परिवार के 17 लोग मारे गए। ये छोटी मोटी घटना नहीं थी। जूनियर अधिकारियों द्वारा मुजीबुर रहमान के घर पर टैंक से हमला करना और उनके परिवार के कुल 17 लोगों को गोलियों से भून करके हत्या कर देना एक बहुत बड़ी घटना थी। और उसके बाद से अवामी लीग की सरकार को हटा दिया गया, वहाँ पर सैन्य शासन लागू हो गया और सैन्य शासन लागू होते ही हिंसा और अस्थिरता का दौर शुरू हो गया और ऐसा दौर जो अभी आज तक चलते आ रहा है। 1991 में हुए आम चुनाव में जियाउर रहमान की पत्नी उनके निधन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जीतकर प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन यहीं से उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत कर दी। अर्थात अब जो राष्ट्रपति का पद होता था उससे ज़्यादा पावरफुल पद हो गया प्रधानमंत्री का। अर्थात प्रधानमंत्री को अधिक पावर दी गई राष्ट्रपति के कंपैरिजन में।
और इस तरह से पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन बांग्लादेश में हो गया। 1990 के बाद बांग्लादेश की राजनीति केवल इन्हीं दो परिवारों खालिदा जिया बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी और शेख हसीना अवामी लीग के इर्द गिर्द ही घूम रही है। 2008 से 2024 तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थी। 2024 में हुए छात्र आंदोलन में उनका तख्तापलट हो गया और उनके पुराने सहयोगी देश भारत में वो जाकर के शरण ले ली। तब से वो भारत में ही हैं। अब जब शेख हसीना और भारत के खिलाफ बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं, फिर भी भारत हर संभव मदद कर रहा है बांग्लादेश की, चाहे वो सस्ता खाद्यान्न हो, चाहे सस्ती बिजली हो, चाहे जरूरी अन्य चीज़ें हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, ये सब मुहैया करा रहा है भारत पाकिस्तान से या अन्य पड़ोसियों से सस्ते रेट पर। ऐसे में भारत के खिलाफ नारा लगाना, भारत को बांग्लादेशी विरोधी कहना कहाँ तक जायज़ है। खैर, जब किसी देश में सरकार लोकतंत्र से बढ़ करके धर्म को तवज्जो दी जाने लगती है तो उस सरकार का, उस देश का हश्र ठीक वैसा ही होता है जैसा आज बांग्लादेश का हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है, नेपाल का हुआ है। ये सभी देशों में कहीं न कहीं इनके नागरिकों ने धर्म को ज़्यादा तवज्जो दी और अपने लोकतांत्रिक देश के मूल्यों, संविधान में जो उनकी आस्था थी उसको उन्होंने कम तवज्जो दिया। परिणाम आप लोग के सामने है। नेपाल में तख्तापलट हुआ, पाकिस्तान में भी कई बार तख्तापलट हो चुका, बांग्लादेश में भी तख्तापलट कई बार हो चुका है और आने वाले समय में भी ऐसा होता रहेगा। बहुत अच्छी शायरी कही गई है कि सरहद पर देखो तनाव है, पता करो क्या देश में चुनाव है। यह बात बांग्लादेश पर हूबहू लागू हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव आने वाला है और उस चुनाव की तैयारियों में पूरा बांग्लादेश सुलग रहा है, जल रहा है। तरह तरह की हिंसा की घटनाएं आ रही हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मीडिया हाउसेस जलाए जा रहे हैं। शेख हसीना के पतन का कारण तो आप लोग जानते ही होंगे। वह उन क्रांतिकारियों को आरक्षण दे रही थी जिन क्रांतिकारियों ने 1971 में लड़ करके अलग बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण किया। ये ठीक है कि वो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी तो उनके परिवारों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग उस समय साथ नहीं दिए बल्कि पाकिस्तानी सेना का साथ दिए, क्योंकि तब तो वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उन लोगों के खिलाफ ये एक साजिश मानी गई और वो लोग जिनको आरक्षण नहीं मिला उन्होंने भयंकर तरीके से प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना शुरू कर दिया और उसी का नतीजा है आज शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट कर दिया गया। किसी भी एक कौम को, किसी भी एक तरह के मानने वाले लोगों को, किसी पार्टी विचार के मानने वाले लोगों को किसी भी तरह का प्रश्रय देना, आरक्षण देना, बढ़ावा देना, एक दूसरे वर्ग को नाराज करना होता है। यह बात शेख हसीना को अब समझ में आ रही होगी जब उनकी सरकार गिरा दी गई है। भारत बांग्लादेश का वो मित्र राष्ट्र है जो हर परिस्थिति में बांग्लादेश के खड़ा रहा है। बांग्लादेश के निर्माण से लेकर के और आज तक हर तरह से भारत ने उसकी मदद ही की है। एक पड़ोसी के नाते जितनी मदद भारत ने किया है शायद उतनी मदद और किसी राष्ट्र ने नहीं की है। पाकिस्तान ने तो हमेशा बांग्लादेश को अस्थिर करने का प्रयास किया है, हमेशा वहाँ हिंसा भड़काने का प्रयास किया है, लेकिन भारत वहाँ हमेशा अहिंसा का पक्षधर रहा है, वहाँ शांति चाहता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, इसीलिए एक पड़ोसी देश की महिला प्रधानमंत्री को, जिसके खिलाफ आंदोलन हुए, प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन ऐसे नहीं होने चाहिए, उसमें उनके अंग वस्त्रों तक को आंदोलनकारियों ने मीडिया के सामने दिखाया, ये उचित नहीं था। खैर, भारत वसुधैव कुटुंबकम का समर्थक है
तो उसने एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाया और अपने यहाँ उनको पनाह दी। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने एक अच्छा पड़ोसी होने का धर्म निभाया है। दलाई लामा को भी भारत ने शरण दिया था जब चीन से वो यहाँ पर आए थे। भारत हमेशा से विश्व शांति का पक्षधर रहा है। धन्यवाद।